हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब हम लोग करने वाले नेवी एमआरएसआर की जीके की क्लास 2 मतलब हिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा जिसमें हमने आपको वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाया, थोड़ी सी स्टोरी टाइप की बताई, फिर मैंने उसमें कुछ वीवीआई क्वेश्चंस कराए जो मोस्ट रिपीटेड है और जो आने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैं आपको हिस्ट्री का पार्ट 2 के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। क्या ये चीज देख, वो होगी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हर एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन ना सीकर देखो 10 क्वेश्चन अगर जीके की पूछे जा रही है, एक क्वेश्चन डालेंगे। अगर 25-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पे 1-2 सवाल आराम से दिख जाती है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलोगे। और अभी से जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा होगा ना, वो एग्जाम में 25 में क्या 23-24 तक आराम से पहुंचेगा अगर इस सीरीज को फॉलो करोगे एसएसआर एंड एमआर के लिए। तो और ये अगर आप कोस्ट गार्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, तो ऑब्वियस चीज भाई जीके अलग थोड़ी होता है, यही काम आएगा। और पार्ट 1 की पीडीएफ अब तक आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो @ नीचे देखो हमने बता रखा है @ स्टडी, आपको मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट पेड बैचेस पढ़नी है नेवी एमआर के लिए ना, तो आ जाओ स्टडी ऐप पे आ जाओ, और वहां पे भी ऐसी रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगी, आपको मिलेंगी। वहां पे नेवी एमआर की वागिर 2024 बैच होगी, कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। उसके अंदर रीजनिंग नहीं होती है, मैथ, जीके, साइंस, ठीक है, एमआर के लिए। और वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। हमारी जो पेड पीडीएफ आने वाली है वो भी उसमें मिल जाएगी, जिसकी प्राइस अभी ऑफर प्राइस है 513 रुपए। इसकी प्राइस जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने से पहले जो ज्वाइन हो जाएगा वो कम प्राइस में हो जाएगा। प्राइस देखो हमारी थोड़ी सी हाई रहते हैं, क्वालिटी कंटेंट देंगे, सिलेक्शन की गारंटी देंगे। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, अब पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो फायदा क्या है। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, पेमेंट करने नहीं आ रहा हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787। आप भी आ जाते हैं। हम लोग नेवी एमआरएसआर का ये जो मेन टॉपिक है हमारा, नेवी एमआरएसआर क्या कहलाता है, कोई भी टॉपिक का जो मतलब कोई भी एग्जाम का जो ये टॉपिक है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये मैं मैप दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ बोलोगे? आधा भारत का दिखा रहे हो, ये पाकिस्तान का हिस्सा दिखा रहे हो। देखो जनाब, मैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरीके से वो इंडिया में हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, ध्यान से सुना, वो कंप्लीटली इंडिया में नहीं है। कुछ चीजें उसके अफगानिस्तान में दिख जाएंगी, पाकिस्तान में दिख जाएगी, ठीक है, इंडिया में दिख जाएगी, तो दिखती रहती हैं। तो सबसे पहला चीज समझो, ये जो इस तरीके से दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो कलर टाइप का दर दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर है ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, वो वाला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इसको अलग तरह से देखेंगे, बट इसको मैंने क्यों दिखाया यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें कुछ चीजें हैं लाइक, आप पहले शेप देखो। आपको शेप देखने में किसी भी टाइप से एक ट्रायंगल नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बोलूँ ना, अगर इसका देखो, अगर इतिहास में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना, इतिहास ये कहता है कि जो इसकी शेप है वो कैसी है, ट्रायंगुलर है, मतलब त्रिकोणाकार है या फिर त्रिभुजाकार है। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाओ, देन आपको यहां से आना पड़ेगा, एंड ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे जो आ रहा है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं ये त्रिभुजाकार टाइप का शेप बनता है। इसलिए ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का किस आकृति कैसी थी, तो याद रखना त्रिभुजाकार, दैट इज ट्रायंगुलर। ठीक है, शेप कैसा था, ट्रायंगुलर था, ये याद रहेगा। अब कहते हैं लोग कि इसका एग्जैक्ट वो बताओ कब से कब तक रहा है। देखो कहीं आपको 2600 से 1700 दिख जाएगा, बट लूसेंट एनसीईआरटी बोलता है कि इसकी जो पीरियड थी ना 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक थी, बीसी तक थी। ये चीज आपको याद रखना होगा। मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा बट थोड़ी सी स्टोरी बता दूं। हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, जो कि उसका नाम था मोहनजोदारो। उसने हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह था, ये देखो मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो कह लो, हिंदी में मोहनजोदड़ो कह लेते हैं। ये इस सिटी के ऊपर, इस नगर के ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बनी थी ऋतिक रोशन की। खैर वो फ्लॉप हो गई थी, बट बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, वहां के बारे में जानने के लिए मिला कि उस टाइम कैसे लोग जीते थे, कैसे करते थे। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, इसके हम लोग डायरेक्शन वाइज चलते हैं। अगर मैं ग्राफ बना दूं ये कि नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आता हूं इधर, सबसे पहले देखो, अगर मैं ये सबसे पहले जाऊं ना, तो ये देखो सर्कल टाइप का बना रखा गया है। ये बता रहा है प्लेस के जगह पे, ये प्लेस है। तो सबसे नॉर्थ में देखो ये प्लेस यहाँ पे दिख रहा होगा, अखनूर, डेट इज मांदा, ठीक है, अखनूर के पास एक मांदा था। ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो याद रखना होगा कि नॉर्थ में क्या था, इसका नॉर्थ में क्या था भाई, मांदा था। बोलोगे क्या मांदा था? अरे जगह का नाम है मांदा भाई, क्या मांदा नहीं था, जगह का नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ये। ओके, वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर में है। और पूछ सकता है कि बताओ
किस नदी के किनारे है, डेट इज चिनाब नदी के किनारे है। मांदा किस नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे था, हिंदी में बोलेंगे चिनाब। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। तो नॉर्थ में देखो, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बहुत बार पूछा गया है, एमआरएसआर कोस्ट गार्ड इन सब में पूछा जाता है, एयरफोर्स के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी, कि हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ में कौन सा जगह था, सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा था, डेट इज मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे। ओके, अब आ जाता है साउथ में। बताओ भाई, मैं इसका एक ट्रिक भी बता दूंगा, याद हो जाएगा आपको, हिंदी में बता दूंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब साउथ में क्या था हमारा, दाइमाबाद। ठीक है, साउथ में क्या था हमारा भाई, दाइमाबाद। अब दाइमाबाद जो है ना, वो कहाँ पे, दाइमाबाद, अब बोलोगे कहाँ पे है ये दाइमाबाद भाई, तो दाइमाबाद अभी जो है फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर है। अब ये सवाल आता है कि किस नदी किनारे, तो ये हो सकता है गोदावरी, हो क्या सकता है गोदावरी रिवर के किनारे। ठीक है, मैं इसको फिर से जाऊंगा। अब देखो हमारा ऊपर में दिख रहा था, यहाँ पे देखो इस ग्राफ के अंदर सबसे ऊपर में क्या है हमारा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। आप बोलोगे नहीं, ये तो यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, लेकिन इसको पॉइंट जो किया हुआ है उसको हाईलाइट किया ना, बट एक्चुअली ये प्लेस नीचे है, लेकिन सबसे टॉप में जो है दैट इज नॉर्थ। नॉर्थ में हमारा अखनूर के पास जो मांदा है वो, सबसे साउथ में कौन सा है, दाइमाबाद। तो ये हमारा दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। अभी प्रेजेंट में अगर देखोगे तो मैप के अंदर, तो ये महाराष्ट्र में होता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में बोले तो देखो ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, येलो कलर दाओ यहाँ पे, XBI करके होगा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है भाई, ईस्ट में है। ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि यूपी के उत्तर प्रदेश के पास में है। ठीक है, मेरठ जिला में है, तो ये चीज आपको पता होगा। रिवर भी पूछ सकते हैं, दैट इज हिंडन रिवर। ग्राफ बना लो, हिंडन, ठीक है, हिंडन रिवर। मैं इसको अलग पेज पे ही बताऊंगा, पहले मैं ग्राफ पे बता देता हूँ। और इसका वेस्ट में क्या है, तो ये अधूरा ग्राफ है, तो वेस्ट में पूरी दिख नहीं रही है, तो हम लोग इस फिगर के जाएंगे तो वेस्ट देखो इसका इधर तक था, और वेस्ट का सबसे एंड लोकेशन देखो ये वाला पॉइंट है। बोलोगे नहीं तो इधर भी दिख रहा है, तो ये तो नाम है ना पॉइंट, तो इस पॉइंट को ये नाम से लिखा गया, बट सबसे लास्ट का वेस्ट में पॉइंट कौन है, सुतकांगेडोर। ठीक है, इसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है, दैट इज सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कौन सा है सबसे वेस्ट में, सुतकांगेडोर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर सबसे वेस्ट में क्या है, सुतकांगेडोर। अब ये पूछ सकता है किस नदी के किनारे, तो ये दासक नदी के किनारे था, दासक रिवर के किनारे था। ठीक है, तो ये सबसे चीजें मैंने ग्राफ दिखा दी, आपको याद हो गया। अब मैं ना अलग पेज पे लिख देता हूं ये पूरी ग्राफ को बना के, हमारा नॉर्थ में क्या है, हमारा साउथ में क्या है, हमारा नहीं, हमारा क्या, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी को कहते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, ये सभी चीजें याद रहेगा। अब हिंदी में पूर्व को क्या कहते हैं, पू से लिख देते हैं पूर्व। ठीक है, वेस्ट को क्या लिख देते हैं, पश्चिम। ठीक है, प से लिख देते हैं पश्चिम। ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, पश्चिम को प। नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर, ऊ। ठीक है, और दक्षिण को क्या कहते हैं हम लोग, द से दक्षिण। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ट्रिक बनेगा। अब देखो, अगर आप बिहार से, तो आपको याद हो जाएगा, बिहार में एक चीज बनती है दैट इज पुआ, खाने वाला चीज। आपने मालपुआ सुना होगा, लेकिन बिहार में पुआ भी बनता है। तो मैंने क्या बोला, रुको, मैंने बोला पुआ, मैंने क्या बोला, पुआ। अब अपने याद करने का तरीका, पू से पूर्व और उत्तर में हमारा था आलमगीरपुर। ठीक है, क्या था, आलमगीरपुर। आपको मैंने बोला ना, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में था। ये चीज मैंने बोला, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो पुआ जब मैं बोलूं, डेट इज पुआ, तो मतलब पूर्व में आलमगीरपुर। ठीक है, अब पश्चिम का क्या, तो पशु, मैं बोलता हूं ना पशु। अब पशु का मतलब क्या, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ठीक है ना, ये चीज याद रख लोगे, सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये चीज याद हो गया। पश्चिम, पशु से क्या हो गया, पश्चिम में सुतकांगेडोर। अब था ये किस रिवर के किनारे थे भाई, सुतकांगेडोर, दासक नदी के किनारे, दासक रिवर या फिर नदी। आपको अपने लैंग्वेज में, अपने हैंडराइटिंग में लिखना है ना, मेरी थोड़ी सी गंदी है,
तो मैंने पुआ पशु बता दिया, पुआ बोले तो पूर्व में आलमगीरपुर, पशु बोले तो पश्चिम में सूतकांगेडोर, उत्तर में क्या था उमा, मैं बोलता हूँ ना उमा ददा, ठीक है, उमा, और ये दक्षिण में ददा, ठीक है, बोलते ना पुआ पशु उमा ददा, ऐसे करके हम लोग याद किए थे। तो उमा का मतलब क्या हो गया, एक नाम है उमा, ठीक है, तो ऊ से उत्तर में और माँ से मांदा, मैंने क्या बोला मांदा, ये कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है मांदा, इसके नॉर्थ में क्या भाई मांदा। अब ये किस रिवर के किनारे था, चिनाव रिवर, चिनाव रिवर के किनारे है, ये चीज पूछ देता है, बताओ मांदा किस नदी किनारे है, डायरेक्टली पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मांदा जो जगह है वो किस नदी किनारे था, डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है। अब द से मैंने क्या बोला, दक्षिण का ददा, उमा ददा, उमा का मतलब उत्तर में मांदा, ददा का मतलब द से दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, दायमाबाद, ठीक है। और ये कहां पे था भाई, महाराष्ट्र के अंदर, ओके, महाराष्ट्र, तो ये चीज आपको याद हो गया होगा। और ये पूछेगा किस नदी के किनारे, तो मैंने बोला ना गोदावरी, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के किनारे, ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, गोदावरी लिख दे हिंदी में, सारी चीजों को अपने हिसाब से नोट में लिख लेना, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं। तो यहां से पता है कितने सवाल बने, यहां से कुल मिला के 8 सवाल बने, कि बताओ उत्तर में कौन सा था, एक सवाल मांदा, दूसरा उत्तर जो मांदा था किस नदी किनारे था, तो चिनाब रिवर के अंदर, 2 सवाल, पूर्व में क्या था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी किनारे था, हिंडन, तो 2 सवाल, यहाँ से 4 सवाल बन गए। दक्षिण में दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ था भाई, या फिर 12 सवाल कह लो, पूछ सकता है कि मांदा वर्तमान में किस जगह पे है, तो जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर वर्तमान में किस जगह पे है, तो यूपी के अंदर है, ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, जो कि मेरठ जिला में। महाराष्ट्र का पूछ सकता है कि दायमाबाद किस जगह पे है, महाराष्ट्र में, दक्षिण में क्या, किस दक्षिण में कौन सा जगह था, दायमाबाद, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, किस नदी के किनारे था भाई, दायमाबाद, तो कहोगी गोदावरी के किनारे, ठीक है। वेस्ट में पूछ देगा सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर वर्तमान में कहाँ पे है, आपसे पूछ सकता है, तो वर्तमान में देखो वो ना भारत में नहीं है, तो ये चीज समझ में आना कि वो भारत में नहीं है, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो चीज मैंने लिखा नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर है वो, ठीक है, अभी प्रेजेंट में बलूचिस्तान में है, जो कि दासक नदी के किनारे है, वो भारत में नहीं है, ये दक्षिणतम हिस्सा भारत में नहीं है, सॉरी पश्चिम हिस्सा भारत में नहीं है इसका, ओके। बाकी ये 3 साइड से इंडिया में, बाकी इधर का चीज, और भी इधर सिंध वाली चीज है, हड़प्पा वगैरह जो है उधर है पाकिस्तान की साइड में। तो ये तो बेसिक सी चीज थी, मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पढ़ाई में आराम से पढ़ा करो। देखो स्टोरी जानेंगे, बट एक पेज में क्रिएट करता हूँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देता हूँ कि इसकी खोज किसने की थी भाई, खोज किसने की थी इसकी, ये चीज पूछ देता है, राय बहादुर साहनी, राय बहादुर साहनी ने की थी, ओके। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये पता है जो पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है, ये वाला चीज, अब मैं एक स्टोरी बता के फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये बहुत ज्यादा डेवलप था अपने टाइम पे, जो चीजें आप मौर्य वंश का आपने सुना होगा, मौर्य वंश तो काफी बाद में आया, मौर्य वंश से हजारों साल पहले ये एग्जिस्ट करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मौर्य वंश से जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, चाणक्य आए, ये तो बहुत बाद में आए लोग, उससे हजारों साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था। और आपको पता है ये इतना विकसित था कि उस टाइम पे ये लोग पक्की मकान बनाना जानते थे, ईंटों का मकान बनाते थे, समझ लो। बोलोगे तो कौन सी बड़ी बात है, आज भी बनती थी, लेकिन आज बन रही है। आज की जो ईंट है ना, वो बहुत बहुत टाइम के बाद आया। लाइक जब मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे आपने सुना होगा, भारतवर्ष का सबसे पावरफुल डायनेस्टी के तौर से सत्ता में उठ के आया था वो, ठीक है, पूरे भारत को अखंड भारत बनाया और एक केंद्र से संचालन किया गया। पूरे मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया था। लेकिन मौर्य डायनेस्टी की जो घरें और महलें बनती थी ना, वो लकड़ियों की बनती थी। अब सोच लो, उनके पिलर बनते थे पत्थर के और बाकी घर में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। अब सोच लो कहाँ मौर्य डायनेस्टी, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है मौर्य डायनेस्टी, उसके खुलेआम साक्ष्य मिल जाते हैं, जीवंत चीजें मिल जाती हैं, उनकी स्क्रिप्ट को भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना, इसकी खुदाई करनी पड़ी, तब जाके ये चीजें मिली सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और लेकिन जब चीजें मिलने लगी तो लोग शॉक्ड रहे, अरे भाई इतनी पक्की ईंटें उस टाइम, आज के हजारों साल पहले इतना एडवांस थे वो लोग। ये लोग व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार, मतलब
तो अपने देश से छोड़ो, विदेशों से व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, ठीक है, मिस्र की सभ्यता से लोग व्यापार करते थे, काफी एडवांस थी। लेकिन एडवांस होने के साथ साथ पता है कुप्रथा, इंसान जहां रहेगा कितना भी एडवांस हो जाए कुप्रथा चलेगा। उस टाइम भी जैसे देखो वहां पे ना पर्दा प्रथा चलता था। अब इसको अपने अपना देखने का नजरिया, आपको अच्छा लगे ठीक है, लेकिन किसी को पसंद है किसी को नहीं प्रथा है, तो उसको मैं कुप्रथा नहीं बोल सकता हूँ, पर्दा प्रथा को। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ना वैश्यावृत्ति थी। ये तो हर टाइम के लिए अच्छी चीज नहीं है, वैश्यावृत्ति तो गलत चीज ही है, क्योंकि कोई भी गार्जियन नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा इसमें पढ़े, ओके ना। तो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, तो लोग कितना भी एडवांस हो जाए कुप्रथा चलते आता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, मैं ऐसे कितना स्टोरी बताऊंगा आपको। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां थी, मतलब शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी। अब देखो आज के टाइम का ना मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, समझ लेना, बहुत मजा आने वाला। मान लो हमारा ये घर है, ये हमारा फलाने वाला है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे घर में भी क्या है ना कि गली देखो भाई, इधर से घूम के आएगा, पट से इसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, और फिर इधर जाके इसे घुमा देंगे गली। पता है ऐसा बना, आपने देखा होगा ना कि गाँव की गलियां या फिर शहरों की गलियां भी आजकल ऐसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी भी बना देते हैं, भले वो पक्की बना देंगे, ठीक है, बहुत मतलब स्मूथ हो रहेगा, लेकिन वो ऐसे थे गोल गोल भी घुमा के बना देंगे। लेकिन वैसा नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। वैसी कि उस टाइम की जो गली होती थी ना, बहुत इतना एडवांस था वो लोग। ये मान लो घर है ना, ध्यान से सुनना, अब जिधर मन उधर नहीं घर बना दोगे, ये घर बना, सामने से घर बना, ठीक है, स्क्रीन पे हाँ आ गया, ये घर बना, ठीक है। तो मान लेते ना कि इस गली को मेरे को निकालना है, तो मैं ऐसे करके ना ऐसे नहीं निकाल दूंगा, ये नहीं वैलिड था उस टाइम। उस टाइम का पता है गली कैसे रहता था, ध्यान से सुनना, ये गली आएगा बिल्कुल भी एकदम सीधा पे, और इसका ये गली बिल्कुल भी जाएगा सीधा पे, कहीं भी गोल मटोल नहीं घुमाने का। अगर यहां से मेरे को गली निकालना है तो मैं बिल्कुल भी सीधा लाऊंगा, वो बिल्कुल भी समकोण पर 90 डिग्री पे काटता था एक दूसरे को। इसको हम लोग क्या कहते थे, ग्रिड पद्धति, इसको ग्रिड पद्धति कहते थे। क्या कहते थे, ध्यान से सुनो, ग्रिड पद्धति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो गलियां थी, रोड थे, वो ग्रिड पद्धति के आधार पे बनाई जाती थी। ये चीज याद रखना, ग्रिड, जिसको ग्रिड सिस्टम कहा जाता है, याद रहेगा, ग्रिड पद्धति या फिर ग्रिड सिस्टम कह लो इसको आप। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अब देखो मैंने ये चीज हिंट दे दिया, गलियां देखो ग्रिड पद्धति पे 90 डिग्री पे करती रहती थी, तो बिल्कुल भी वो सीधी है, तंग नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो वो कैसा था, चौड़ी और सीधी रहती थी। वो वाइड भी बनाते थे और स्ट्रेट भी बनाते थे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अब बोलोगे अच्छी बात है। अब एक चीज और यूनिक चीज बताता हूँ आपको। मान लो हमारा क्या है, हमारा आजकल घर है ना, तो हमारा घर का दरवाजा कहाँ खुलता है, रोड के सामने खुल जाता है, पट से दरवाजा खोल के निकल जाएंगे गली में, आ जा, ऐसा होता था। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। बोलोगे तब कैसा था, ये लोग घर ना रास्ते से पीछे की साइड में खोलते थे, ऐसा काहे। और घर का एक जो रास्ता है, मान लो इस तरीके से घर के चारों तरफ बाउंड्री देंगे और इधर से निकल के आप आओगे। इसका रीजन क्या है ना, और रोड साइड से ना, रोड साइड में किसी का दरवाजा होता ही नहीं था, बिल्कुल भी पैक था। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रोड साइड में दरवाजा खोलते हैं और पीछे की साइड में चीजों को गंदगी रहती है, जो भी रहती है। लेकिन उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम पीछे की साइड से दरवाजा लगा। ऐसा क्यों करते थे, ताकि घरों के, मान लो घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना इतने एडवांस थे कि इतना भी सोच लेते थे कि अचानक से मान लो गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, भैंस गाड़ी, गाय गाड़ी, ये सभी चीज, घोड़ा गाड़ी जा रही है अगर, तो बच्चे अगर अचानक से निकल के आ गए रास्ता पे तो उनको एक्सीडेंट मत हो जाए, वो इतना सोच किया चलते थे। उन्होंने पीछे की साइड दरवाजा निकाला कि पीछे से निकलेंगे और आगे तक बच्चों को पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, तब तक वो पकड़ा जाएगा। ऐसा पढ़ा है मैंने, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीछे दरवाजा खोलने का रीजन यही था उस टाइम का। लेकिन एक जगह ऐसा था, अब तो मैंने ये चीज बता दिया, दरवाजा पीछे की साइड खुलता था, तो ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे। आप पूछेगा ना कि एकमात्र वो जगह बताओ जिसमें दरवाजा आगे के साइड खुलता था, तो दैट इज लोथल। लोथल करंट में कहाँ है, गुजरात के अंदर है। लोथल में क्या होता था, दरवाजा आगे की साइड से खुलता था, ठीक है, फ्रंट साइड से खुलता था। लोथल में दरवाजा जैसे आज के टाइम पे हमारा गली के सामने से खुलता है ना, लोथल में वैसे ही खुलता था। बाकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजा पीछे के साइड से खुलता था। तो ये चीज समझ में आ गया। और रोड बनाने की पद्धति को क्या कहते थे, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति को जो अगर पूछ दे कि क्या है तो समझ लेना दैट इज 90 डिग्री, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको आज के बाद कोई भी पूछे ना सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आप 80 से 90% क्वेश्चन के जवाब दे दोगे पूरे कोर्स को करने के बाद। अब देखो मैं कहता हूँ हड़प्पा के खंडर जो थे ना, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पाए जाते थे। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह हैं, पूछे जाते हैं कौन सी जगह किस रिवर के किनारे है।
तो हड़प्पा का खंडहर ही तो अभी तक मिला है ना हमको, हड़प्पा पूरा थोड़ा मिला हमको, क्योंकि पूरा वेल तरीके से तो हड़प्पा हमको मिला नहीं, उसका खंडहर मिला, अवशेष मिला है। तो वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये चीज याद रखोगे। ठीक है, अब कुछ सिटीज का नाम मैं लिखता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल दूं हड़प्पा, ठीक है, ये याद रखोगे, हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है, वो किस ये रावी रिवर के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। इसके अलावा मैं बोल दूं मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कैसे मैंने लिख दिया, इसको ठीक से लिख दो, ठीक है, मोहनजोदारो। ये किस रिवर के किनारे था भाई? ये सिंधु रिवर के किनारे था। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबको हम याद कर ले पॉसिबल है कब? जब आप यूपीएससी एसएससी की तैयारी करोगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीजें लाइक। इसके अलावा बहुत बार ना कालीबंगा से भी पूछा गया है, कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा किस रिवर के किनारे है भाई वो? तो ये घग्गर के किनारे है, घग्गर रिवर के किनारे है ये, ठीक है। मैंने हिंदी लिख दिया ताकि समझ में आए। ये तीन चीजें। अच्छा, लोथल एक बहुत बार नाम इतना फेमस है ना, लोथल, ये पोर्ट था उस टाइम का, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लोथल, ये लोथल किस नदी के किनारे था भाई? तो ये सतलज नहीं था, लोथल उस टाइम भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा रिवर के किनारे था। तो ये मेन मेन जो चार जगह है उनको याद रखो। वैसे तो बहुत सारी चीजें, चौहंदड़ो सिंधु के था, कालीबंगन मैंने बोल दिया, रंगपुर भी था, मादर नदी, देखिए उतना नहीं, गाली मैं नहीं दे रहा हूँ, रंगपुर मादर नदी के किनारे था, ठीक है। ये मत सोचना गाली दे रहा है, वो नदी है। तो फिलहाल इतना याद रखो, बाकी मैंने पढ़ाई दिया। सुदकागेडोर दशक दशक के किनारे था, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे था, तो ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको, तो उतना भी चीजों को आप याद रखोगे, ठीक है। और मैंने चिनाब नदी के किनारे मांदा को पढ़ा दिया था, तो ये सभी चीजें आपको याद रहेगी। फिलहाल इतना याद रखो। मैं बोलूँ ना, मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे पाए जाते थे? बताओ अभी फटाक से, मैंने भी पढ़ा है मोहनजोदाड़ो का। अभी देखो मोहनजोदाड़ो मैंने क्या बोला, सिंधु रिवर के किनारे था। अच्छा, बहुत गंदा हैंड राइटिंग मैंने यूज किया, मैं साफ साफ लिख दूं, सिंधु रिवर के किनारे, ठीक है। तो वो कहाँ पे था? सिंधु रिवर के किनारे था। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ओके जनाब, समझ में आ रहा है चीजें? कमेंट करके बताओ ये मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदाड़ो के सबसे बड़ा भवन कौन सा? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप लूसेंट पढ़ के आए होगे ना तो मेरा अपोज करोगे। देखो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन ना लूसेंट में दे दिया उसने स्नानागार, लेकिन गलत है। स्नानागार सबसे बड़ा भवन नहीं है। देखो मैं पूरा बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता में ना दो बड़े भवन थे, दो बड़े बिल्डिंग्स थे, एक था स्नानागार, दूसरा था धान्यागार। तो दोनों के दोनों मोहनजोदाड़ो में ही थे, लेकिन विशाल स्नानागार से भी बड़ा था ग्रेनरी, धान्यागार, जिसको हम अन्नागार भी कहते हैं, जहाँ पे अनाज रखे जाते थे। अब ये इमेजिन करने वाली चीज है कि भाई याद करने का तरीका, नहाने से तो बड़ा वो लोग अनाज रखने का, इतना तो जब डेवलप थे तो खुद उनके पास लॉजिक था कि हम नहाने का क्यों बड़ा था मैं बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ा ग्रेनरी क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने का जहाँ पे उपाय करना है तो ऑब्वियस चीज है, ग्रेनरी को, धान्यागार को ज्यादा बड़ा करेंगे वो लोग, और वो बड़ा था भी, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है कि धान्यागार तो बड़ा था, या फिर अन्नागार डेट इज ग्रेनरी जहाँ पे अनाज रखा जाता है, इसको बड़ा एक बिल्डिंग बनाओ ताकि हम स्टोर करके रखेंगे, इतना उनके पास नॉलेज था, अच्छी बात है। लेकिन ये ह्यूज बाथरूम काहे बनाए थे? इतना बड़ा बाथरूम बनाने से क्या फायदा था? इतना बड़ा बाथरूम बनाने का एक फायदा था, वहां पे सामूहिक रूप से अगर कोई पूजा पाठ करना हुआ, रिचुअल्स को फॉलो करना हुआ, तो एक वहां पे वो था, तालाब टाइप का था, जहां पे लोग नहाते थे और अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है। इसलिए मतलब किसी एक इंसान के लिए नहीं था, वो सामूहिक था, इसलिए विशाल स्नानागार बनाया गया था मोहनजोदाड़ो के अंदर। लेकिन उससे भी बड़ा क्या था? धान्यागार, ठीक है, डेट इज अन्नागार, डेट इज ग्रेनरी, ओके। और दोनों के दोनों कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो के अंदर थे। तो याद रखना, विशाल स्नानागार जो है ना कहाँ मिला? तो अब इस चीजें कहाँ मिला, क्या वही तो था, मैंने इधर भी पढ़ा है ना, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? धान्यागार। और अच्छा उसमें पढ़ाया था ना, तो ये भी था हड़प्पा के अंदर ही, सॉरी मोहनजोदाड़ो के अंदर ही, ठीक है। तो वो दोनों चीजें तो वहीं पे थी, मैंने इसके अंदर बोला ही, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार भी था, धान्यागार भी था। तो आप सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे तो आप आंसर कर लेना। अब इतने लॉजिकल हो, चीजों को मैंने स्टोरी टाइप से पढ़ा दिया, क्यों इसका यूज क्या था वो भी मैंने बता दिया, तो याद करने में आसान होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की ना लिपि कौन सी थी? देखो इसकी लिपि जो थी ना, डेट इज भाव चित्रात्मक, ज्ञात नहीं है
इसको खुद से नाम दिया गया भाव चित्रात्मक, लेकिन वो एक्चुअली क्या है उसके बारे में पता नहीं है। इसको खुद से लोग कहते हैं ना कि मतलब भाव चित्रात्मक है। अब इसके बारे में लेकिन ये ज्ञात नहीं है रीजन, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से लिखा कि उसको अभी तक स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया है, लेकिन एक चीज पता है वो लिखते कैसे थे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। मैं आपको बताता हूं। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो हमारा कॉपी है, हमको यहां से लिखना है तो हम ABCD ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से EFGH। लेकिन वो लोग इसको नहीं फॉलो करते थे। वो लोग क्या करता था, देखो इसे करता था, ये कॉपी है ना, ABCD नहीं लिखता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका स्क्रिप्ट अलग था। जैसे वो चित्र चित्र बना के लिखा करते थे, इसको पढ़ा नहीं जा पाया अभी तक। मान लो उनको लिखना होता अगर ABCD, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते ABCDE और F। अब फिर क्या करते हैं ना, यहां से नहीं शुरू करते हैं, उल्टा वहीं से शुरू कर देते हैं, जस्ट उसके नीचे ही से FGHIJKL। अब अगला लिखना हो तो कहां से, जस्ट L के नीचे से MNOP ऐसे शुरू कर देता, QR। समझ में आ गया ना क्या सीन है यहाँ पे। तो ये फॉलो करते, लेकिन उनका जो स्क्रिप्ट अल्फाबेट नहीं था। इसको मैं लिखे, एक आइडिया मैं बोल रहा हूँ, उनका कुछ स्क्रिप्ट इस तरीके से था, ऐसे कर देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए लोगों ने नाम दिया उसको भाव चित्रात्मक। मतलब चित्र के थ्रू वो भाव को प्रकट कर रहे होते थे, इसलिए वो अभी तक ज्ञात नहीं है। ओके, अब फिर कह रहे देवी माता की पूजा संबंधित थी। देखो वो मदर गॉडनेस को फॉलो करते थे, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे। तो उसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा के अंदर क्या था ना कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या था ना कि बहुत सारी बड़े बड़े शहर जो थे इंडस रिवर के किनारे थे, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी बोला गया। तो अब देखो ये चीज क्या है ना कि देवी की पूजा करते थे, कैसे समझ में आया, क्या कोई कहा कि हम जानते हो हमारे पूर्वज देवी की पूजा नहीं था। वहां पे लेडीज की इतनी सारी मूर्तियां मिली ना, तो अब ये चीजें पता समझ में आ रहा है। अगर बहुत सारी मूर्तियां किसी चीज की मिल रही है तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। आज के टाइम पे इंडिया में रावण का मूर्ति नहीं दिखेगा हर जगह, भगवान राम का दिख सकता है, भगवान कृष्ण का दिख सकता है। ठीक है, या फिर जिस भगवान को बजरंगबली का दिख जाएगा, इसका मतलब हम लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मिला था कि वो लोग भगवानों की मूर्ति, अभी ऐसा साक्ष्य एग्जैक्टली नहीं मिला ना कि किसी मंदिर में उन्होंने किसी मूर्ति को बना दिया हो, ऐसा नहीं मिला। कोई भी मंदिर का साक्ष्य वहां पे नहीं मिला अभी तक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पतन नगर का मतलब क्या, मैंने बोला लोथल क्या था, वहां का बंदरगाह था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। लोथल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अब बोलोगे ठीक है, लोथल के अलावा कोई बंदरगाह नहीं था। मोस्ट पॉपुलर तो लोथल ही था, जो कि गुजरात में है करंटली। इसके अलावा सुरकोतदा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोर पोर्ट्स। उसका और जो पोर्ट्स थे वो कौन कौन सा था आपका, धोलावीरा था, ये भी पोर्ट उसका था। ठीक है, मतलब और जो उसके पोर्ट का मतलब बंदरगाह जो थे और थे उसके। लोथल के अलावा मैं लोथल को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लोथल भी था। और इसके अलावा सुरकोतदा था हमारा। ये सभी क्या था, वहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, बंदरगाह थे ये। तो इनका नाम पूछ सकता, बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, एक में धोलावीरा, एक में लोथल, एक में सुरकोतदा, और एक दे देगा मान लो सुतकांगेडोर, और बोल देगा ना बताओ इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह नहीं था। तो समझ लो ना, धोलावीरा था, लोथल था, सुरकोतदा था, तो सुतकांगेडोर नहीं था। वो सुतकांगेडोर तो सबसे पश्चिमी हिस्सा था, जो कि कुछ नहीं, पश्चिमी हिस्सा था तो था। आगे चलो, बलूचिस्तान में है, बस ये मैं बोलने वाला था और कुछ नहीं। ठीक है, दासक नदी के किनारे था। अब आ जाओ, 9th नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। देखो वहां पे जो है ना, किस चीज की मूर्ति को वो लोग बहुत ही वैल्यू देते थे। नटराज की मूर्ति नहीं मिली, नरसिम्हा की मूर्ति नहीं मिली, बुद्ध की मूर्ति नहीं, बौद्ध धर्म का उस टाइम तो स्थापना भी नहीं हुआ था। तो नृत्य करती हुई एक कांसे की मूर्ति मिली थी, डांसिंग स्टैच्यू। ठीक है, तो ये जो मिली थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो याद रखना। पूछ सकते ना कि बताओ नृत्य करती हुई मूर्ति एक जो है ना वो किस सभ्यता में या फिर किस समय मिली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास मिली थी या फिर थी, उनके द्वारा रची गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था, देखो बहुत जगह इसका ताकत को व्यापार बता दिया जाता है और बहुत जगह एग्रीकल्चर बता देता है। देखो मैं सबसे बढ़िया समझाता हूँ आपको, याद कर लो, कुछ भी कंफ्यूजन मत होना। जैसे मैंने बोला ना, लूसेंट के अंदर गलती दे रखा गया, लूसेंट के अंदर दे दिया गया कि वो लोग स्नानागार को ना सबसे बड़ा भवन बता दिए, जबकि अन्नागार सबसे बड़ा भवन था।
तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हर जगह दिखेगी। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ ये क्या सीन है। देखो, सिंधु घाटी जब सभ्यता बना ना, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम वो रिवर के किनारे थे। रिवर के किनारे काहे, क्या रिवर के अंदर घुस के व्यापार कर रहे हैं? नहीं, रिवर के किनारे वो जनरली क्या थे, वो आए ही थे ना, लाइक भूमध्य सागर से द्रविडियन थे वो लोग, वो बसे थे रिवर, मेन मेन रिवर के किनारे, इसलिए ना ताकि रिवर के किनारे बसोगे, आपकी इकोनॉमी बूस्ट कहाँ से मिलेगी? फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे, कृषि बहुत बेटर होगा। बिकॉज अगर मेरे को खेती करनी है तो पानी चाहिए, रिवर के किनारे हो फटाक से पानी मिल जाएगा। तो कृषि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो कृषि के अलावा वो लोग बिजनेस भी करते थे, शिकार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। इसलिए सबसे ज्यादा मेन उनका जो ताकत था इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर ही था। व्यापार भी करते थे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादातर करते थे। हाँ, वो मणिका वगैरह भी बनाते थे, टीन का आयात करते थे, शीशा का आयात करते थे, एल्यूमिनियम का आयात करते थे, चांदी का, ठीक है, ये सभी चीजों का आयात निर्यात करते थे, खरीद बिक्री करते थे। तो उसको व्यापार अर्थव्यवस्था का ताकत नहीं था सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट ताकत था एग्रीकल्चर। अगर उनका एग्रीकल्चर खराब तो पूरा का पूरा चीज चौपट, ठीक है। इसलिए आपने सुना भी कि बहुत बड़ा अन्नागार बना रखा था उन्होंने स्टोर करके रखने के लिए। क्यों? खाली खुद के खाने के लिए नहीं ना, ऑब्वियसली चीजें बेचने के लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इकोनॉमी को बूस्ट क्या करता था उनको? कृषि। आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा यहाँ पे, अगर कोई आपको कंफ्यूज भी करता है ना कि ऐसा नहीं था, वो लोग व्यापार करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे, ऐसा कह के ना आपको लोग कंफ्यूज करेंगे, तो लॉजिक देना उनको कि भाई रिवर के किनारे वो लोग बसे हैं क्या प्याज छिलने के लिए? नहीं ना, रिवर के किनारे बसने का रीजन ये कि कृषि को स्ट्रांग करो। जब कृषि उस टाइम तो इतना ज्यादा वो नहीं था ना कि हाँ रेलवे है, ये है, वो है, मतलब इंडस्ट्री बैठा देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं था। मेन जो व्यापार होता था पहले कृषि से रिलेटेड, एंड सेकेंडरी होता था मणिका वगैरह, ठीक है, लार्ज वर्थ मनी, टीन कासा का चीज बना के, औजार बना के सेल करो, ये सभी चीजें। तो वो बाद की चीजें दी गई। फर्स्टली क्या था हमारा? कृषि। सोना भी रहता था, जहाँ से कर्नाटक से सोना का व्यापार करते थे, मतलब खरीदते थे वहां से। खैर छोड़ो, उतना डेप्थ में नहीं जाना, आगे जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बोलोगे किसकी करते थे? मैंने वैदिक में क्या बोला था? परम देवता किसको बताया गया था? इंद्र को बताया गया था वैदिक पीरियड के अंदर। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। और पशुपति कौन है? 3 मुख वाले देवता। आजकल हम लोग शिव जी को भी दिखा देते हैं, इनके आगे पीछे बाघ है, ये है, मतलब ठीक है, कुछ जानवर है। तो उस टाइम वो लोग शिव जी को ना पशुपति के, उस टाइम के पशुपति को ना वो लोग क्या करते थे? आज के शिव जी के नाम, शिव जी से रिलेट किया जाता है कि वो शिव जी की पूजा करते थे। तो कहीं कहीं शिव जी दिख जाएगा और कहीं कहीं पशुपति दिख जाएगा। और आज भी हम शिव जी को पशुपति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिखेगा। और उनके चारों ओर क्या था? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा रहता था। तो आज भी आप देखोगे चीता वैसा कहाँ देखोगे? शिव जी के आगे पीछे दिखोगे। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा। तो पशुपति को कहाँ से रिलेट करते थे? शिव जी से, आज के टाइम पे, ठीक है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सबसे पहले कपास की खेती करते थे वो लोग, तभी तो कपास से बने चीजों को ऊनी वस्त्र बनाते थे, कपास से बनी चीजों का कपड़ा का यूज करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही जाता है कि सबसे पहले उन्होंने कपास को उपजाया, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखो, उस टाइम तांबा भी था, कांस्य भी था, सोना भी था, लेकिन लोहा नहीं था, आयरन नहीं था। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि उस टाइम क्या नहीं था भाई? लोहा नहीं था, ओके ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? वो चीज लाइक वो ना कांस्य का यूज ज्यादा करते थे, इसलिए उसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ब्रोंज एज के अंदर उनको रखा गया था। कहाँ पे? वो कैसा युग था? कांस्य युगीन था। कांस्य युगीन के अंदर उनको रखा जाता था, ठीक है। ब्रोंज युग में रखा गया था उनको, ब्रोंज एज के अंदर उनको रखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे वो लोग, औजार वगैरह बनाते थे, डेट इज कांसे का। पत्थरों से भी बना देते थे, बट कांसे का मेनली बनाते थे वो लोग, ब्रोंज का। तो उस टाइम लोहा का आविष्कार ही नहीं होता था, तो तलवार और लोहा चीज थे ही नहीं, ठीक है। तलवार नहीं बनाते थे वो लोग, लोहा नहीं था। आगे चलो, लोहा से वो फैमिलियर नहीं थे, तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य भोजन क्या था? अब देखो, अब वो लोग शिकार विकार करते थे, लेकिन उनका मुख्य जो भोजन था ना, गेहूं और जौ था, ठीक है। तो क्या चावल नहीं था? तो चावल भी था, ठीक है। तो क्यों चावल था? तो चावल को क्यों नहीं? क्योंकि चावल का साक्ष्य हर जगह से नहीं मिला। अब मान लो आज अगर इंडिया में खोजा जाए तो आज के टाइम पे चावल, गेहूं ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। साउथ इंडिया में जाओगे तो गेहूं मिलेगा, लेकिन चावल को मेजोरिटी देते हैं वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं नहीं खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। आपको इंडिया के कोने कोने में गेहूं चावल मिल जाएगा, लेकिन आजकल के टाइम पे ना इंडिया के हर घर में जौ नहीं मिलेगा। बहुत ही गिने चुने, या तो जौ वहां मिलेगा, कोई कुछ चीजें फैक्ट्री वगैरह हैं, या फिर जिनके घर में पशु वगैरह हैं,
हर घर में नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम पे क्या है, हमारा प्रमुख चावल गेहूं है, लेकिन उस टाइम पे चावल प्रमुख नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे प्रमुख क्या था भाई, उनका गेहूं और जौ था। ओके ना, तो ये चीज आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चावल कहां से मिला था, रंगपुर एंड लोथल। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, रंगपुर एंड लोथल से ना उनको राइस मिला था, राइस मिला था, ये चीज ठीक है। यहां से साक्ष्य मिलता है उनको। क्या हम लोग जब खोज रहे थे, हम अपनी गए थे, लेकिन आर्कियोलॉजी वाले जब खोज रहे थे तो इन दो जगहों से चावल की साक्ष्य मिलती है, रंगपुर से और लोथल से। ठीक है, बट हर जगह से नहीं मिलती है चावल का साक्ष्य, इसलिए माना जाता है कि उस टाइम वो लोग चावल से परिचित तो थे, लेकिन मेजरली वो यूज क्या करते थे, गेहूं एंड जौ। फिर कह रहे हैं मृतकों का टीला किसको कहा जाता था, मोहनजोदारो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। ओके, चलो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा कहाँ पे, देखो कालीबंगा कुछ कुछ जगहों का पूछ रहे था कि कौन सा कहाँ पे था। तो मैंने कुछ चीजों के बारे में पहले बताया आपको, आलमगीरपुर, मांदा, सुतकांगेडोर, ठीक है, दाइमाबाद। और इसी तरीके से सिंधु घाटी की जो कालीबंगा है वो प्रेजेंट में कहाँ पे है, तो वो आपको हरियाणा के अंदर दिख जाएगी। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है राजस्थान के अंदर दिख जाएगी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। ठीक है, राजस्थान के अंदर दिख जाएगी। ओके, कालीबंगा जो उस टाइम थी, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली काली चूड़ियां। ये पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ कालीबंगा का मतलब क्या है, काली चूड़ियां, ये चीज याद रहेगा। और राजस्थान में प्रेजेंट में है वो। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बोलोगे नगर कितने थे, ये क्या लॉजिक है, देखो नगर वैसे बहुत सारे थे, तो फिर ये क्यों पूछ रहा है आपसे। नगर तो लगभग 1000 के आसपास थे, लेकिन 6 मेजर नगर थे। वो 7 नहीं था, गलत है, इसमें बी होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मैं इसको सुधार देता हूँ, 6 ही था वहाँ पे। वो कौन कौन से मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो जो 6 मेजर सिटी या फिर उनका जो नगर कह लो, मोहनजोदाड़ो, थोड़ी सी साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, मोहनजोदड़ो। कैसे लिखते हैं, ड पहले आएगा ना, मैं बार बार ड लिख दे रहा हूँ पहले। ठीक है, मोहनजोदारो एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा हड़प्पा। तो पूरे नाम से ही पता है आपको। ठीक है, फिर मैंने हड़प्पा, हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा गलत लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड मत करना कि इसको लिखने नहीं आता है। ठीक है, और इसके बाद हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, इसके अलावा हमारा हो जाएगा लाइक कालीबंगन भी हमारा उसी में आता है, कालीबंगा या फिर कहीं कहीं कालीबंगन दे देगा। कितने हो गए, 4, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। इसके अलावा था हमारा एक धौलावीरा भी था। ऐसे मेरे को आपको याद नहीं कराना था, बट मैं खुद को रिकॉल करके आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, और एक था गणवारी वाला। ठीक है, गणवारी वाला। ये जो 6 सिटी थे, इनको मेजर सिटी के तौर पे रखा गया। ये चीज आपको लूसेंट में भी दिख जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर भी दिख जाएगा, दोनों के अंदर आपको 6 सिटीज के बारे में। वैसे नगर हजारों थे, लेकिन जो ये जो मेजर सिटी के अंदर आते थे, प्रमुख शहर माने जाते थे, बड़े नगर के तौर पे माना जाता था इनको। ओके, चलो। फिर हड़प्पा सभ्यता किस युग में आती है, मैंने बोला ना ब्रोंज एज के अंदर आती है, कांस्य युगीन आती है। फिर हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, क्या वो जनजातीय थे, ट्राइबल थे, ग्रामीण थे, अर्बन थे, या फिर खानाबदोश थे। तो भाई वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, शहरी थे। आजकल जैसे शहर में बनते हैं ना घर, वैसे पक्की मकान वो बना के बैठे थे उस टाइम पे। सोच लो, आज के हजारों साल पहले। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में, देखो उस टाइप जैसे आज हमारे करेंसी के तौर पे हम लोग कुछ कागज का भी करेंसी बना लेते हैं, कुछ तांबा वांबा यूज करके, स्टील वगैरह यूज करके भी सिक्का बना लेते हैं, ढाल लेते हैं। ठीक है, उस टाइम वो लोग किस चीज का यूज करते थे, ये चीज पूछता है कि बताओ उस टाइम का जो उनका वो था करेंसी था, किस चीज का बना होता था, मुद्रा बना होता था।
तो उस टाइम टेराकोटा का बना होता था, याद रखना, टेराकोटा का बना रहता था। ये ऑप्शन सही है। फिर हड़प्पा कालीन मुहर अधिकांश, देखो मुहर जो बनाते थे ना वो लोग किस चीज की बनाते थे, अभी आज के टाइम पे हम स्टैंप बनाते तो आपने देखा होगा रबर स्टैंप, आपने सुना होगा मुहर, और उस पर इंक लगा के पटक देते हैं कहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो लोग ना सिलखड़ी का बनाते हैं, सफेद सफेद कलर का एल्बास्टर होता है, आप गूगल करके देखना सिलखड़ी कैसा होता है, एक क्या सकते हो पत्थर टाइप का होता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का, सिलखड़ी की मुहर बनाते थे वो लोग, स्टैंप बनाते थे। उस टाइम मुहरों में वो लोग क्या कहते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह भी दिख जाता था, और स्वास्तिक का चिन्ह भी जो आज आया है ना, लाइक इस टाइप का जो, उसी टाइम से निकल के आया हुआ है, ठीक है। अब फिर सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, मैंने बोला ना वो कंप्लीट ब्रिक्स के बने होते थे, ईंटों के, पक्की मकान होते थे ईंटों के, ओके। ये सभी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज में विश्वास करते थे, क्या वो आत्मा में और ब्रह्म में विश्वास करते थे, नहीं, वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, मदर पावर में। ऐसे क्यों समझ में आया कि मदर पावर में है, देखो एक तस्वीर देख उनको मिली या फिर मूर्ति मिली, ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा दिखा, एक महिला का मान लो है ना, ये एक लेडी है और उनके गर्भ में से ना एक ट्री है, तो ये समझ में आ गया। पहला लॉजिक तो ये कि वो धरती को माँ मानते हैं। देखो अगर हम आज के टाइम पे बोलते हैं ना कि हमारी धरती पे पेड़ है, तो हम धरती को माँ मानते हैं, पृथ्वी माँ है, वो पेड़ को जन्म देती है, इंक्लूडिंग वी अस, हमको भी जन्म देती है। तो उन्होंने एक अच्छा सा चित्र बनाया है कि ये जो एक लेडी है और लेडी के गर्भ से पेड़ निकला, इसका मतलब धरती को वो माँ समझते थे और धरती उनको खाने के लिए दे रही है, तो इसका मतलब वो मातृसात्मक थे, मदर पावर में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। और हर बार देखोगे मूर्तियों में उनको बहुत ज्यादा क्या मिली, लेडी की मूर्ति मिलती थी, महिलाओं की मूर्ति मिलती थी, इसका मतलब वो माँ को बहुत या फिर लेडी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, इसके बावजूद भी वैश्यावृत्ति थी। तो ये थोड़ी सी हर सिविलाइजेशन का एक गंदा चीज दिखने के लिए, डार्क चीज आपको देखने के लिए मिलता है। वो मातृशक्ति में विश्वास करते हुए भी वहां पे एग्जिस्ट करता था वैश्यावृत्ति, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं बता दिया मैंने, समझ में आ जाएगा। फिर देखो हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं है, देखो उस टाइम देखो भारत में मैंने बोला ना हड़प्पा एग्जिस्ट करता है बहुत सारी जगहों पे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में करता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन ईरान में हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई भी पार्ट नहीं है, तो ईरान में नहीं था, डी हमारा सही आंसर है। फिर राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में, देखो राखी गढ़ी आपके हरियाणा में है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और मैंने कालीबंगा का बोल दिया था तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कालीबंगा जो है राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और राखी गढ़ी से कुछ सवाल बन सकते हैं, मेरे माइंड में आ रहे हैं, चलो नहीं बन सकते, आगे बढ़ते हैं। इतना खाली याद रखो कि राखी गढ़ी प्रेजेंट में कहाँ पे, हरियाणा में, ओके। राखी गढ़ी क्या है, एक बड़े शहरों में से एक था, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, राखी गढ़ी पढ़ाया ना कि बड़ों 6 शहरों में से एक राखी गढ़ी भी था। फिर हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसको माना जाता है, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र पशु के तौर पे ना वो कुब्बड़ वाला बैल को पूजते थे, लेकिन आज जो हम कहते हैं ना नंदी भगवान को, आज एक बैल में जिसका कुब्बड़ होता है उसको हम पूजा करते हैं, कहते हैं पशुपति नाथ के वो क्या है, सवारी हैं, शिव जी के दोस्त हैं। तो उस टाइम भी कुब्बड़ वाला बैल को वो पूजते थे। और साथ में एक मोहनजोदारो मूवी आपने अगर देखा होगा तो लास्ट में और स्टार्टिंग में एक चीज दिखाते हैं कि ऋतिक रोशन को ना एक जानवर दिखता है जो कि मिथोलॉजी, एक लाइक वो रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, जिसके सर पे एक सिंह होता है, सिर वो सिंह होता है, हॉर्न होता है, और वो एक जानवर होता है व्हाइट कलर का, बहुत ही चमकीला, उसको वो लोग पवित्र मानते थे, जो कि सिर्फ सपने में या देखा जाता था, रियलिटी से कोई दूर दूर तक नहीं है। तो उसको श्रृंगयुक्त पशु, एक श्रृंगयुक्त मतलब एक श्रृंगी कहा था, ठीक है, हॉर्न एनिमल या फिर वन हॉर्न एनिमल कहा जाता था। मेन जो एग्जिस्ट करता था कुबड़ वाला बैल, जिसको पवित्र माना जाता था, लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं करता था वो बस वो ऐसा एज्यूम करते थे कि ऐसा कोई चीज या पावर है, शक्ति है, एक श्रृंगी पशु, उसको भी पवित्र मानते थे, लेकिन उसको कभी किसी ने देखा नहीं है, बस फोटो तक रह गया ऐसे में। कुबड़ वाला बैल को तो अभी भी देखा जाता है, तो ये हमारा सही आंसर है। 27 नंबर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ खेतों के हल को जोतने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो भाई कहाँ देख के समझ में आया ना कि वहां पे खेतों में हल मिलती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने कहीं भी कुछ भी सुनोगे ना तो मैक्सिमम चीजें वो कहाँ से मिलेंगी, लोथल से, ठीक है। लेकिन आपको लोथल से क्या मिला, राइस मिला, ठीक है। लोथल में क्या मिला, पोर्ट मिला। और लोथल में क्या मिला आपको, बता दो। लोथल में घरों की घर कहाँ से दिखा आपको, बैक साइड से, बैक साइड सॉरी फ्रंट साइड दूर दिखा आपको लोथल में, फ्रंट साइड डोर दिखा आपको लोथल में। और लोथल में क्या मिला, पोर्ट मिल गया। तो ये सभी चीजें आपको मेजरली लोथल के अंदर देखने के लिए मिली हैं,
कालीबंगा के अंदर ना जुते हुए खेत मिले, और भी चीजें बताता हूँ आपको। कालीबंगा में क्या क्या मिला? जुते हुए खेत मिले, ठीक है, फ्लोइंग फील्ड्स मिला आपको, वहां पे ना अग्निकुंड मिला। ये चीज याद रखना, अग्निकुंड कहाँ से मिला था भाई? कालीबंगा से मिला था। और कुछ मिला था कालीबंगा से जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक चीज मिला था जो कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में ना घरों जो या फिर दो वर्ग में लोग बैठे थे। जो अमीर लोग थे ना वो ऊंचे जैसे ऊंचे पे रहते थे, और जो गरीब लोग थे, ठीक है, या फिर बहुत पैसे वाले नहीं थे, वो नीचे रहते थे। अमीर लोगों का घर जो ना किला बंद रहता था, चारों तरफ से बाउंड्री मार के, और उसके अंदर अमीर अमीर लोगों का अपना अपना घर रहता था। बाकी जो साधारण लोग थे अपने आराम से नीचे रहा करते थे, निचली स्तर पे। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा जगह पे था ना कि ठीक है, अमीर लोगों का घर तो बाउंड्री दिया ही है, लेकिन गरीब लोगों का भी घर के चारों तरफ बाउंड्री दिखता था। तो सबके घर के बाहर बाउंड्री दिखता था कालीबंगा के अंदर। ये चीज आप अपने भाषा में नोट कर लो, ठीक है। और वहां पे और भी चीजें मिली होंगी। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। मैं रिकॉल कर रहा हूँ इन सब चीजों को बिकॉज देखो बहुत सारे टीचर का जाता है ना पहले से नोट करके पढ़ाएंगे, और मैंने कुछ नोट नहीं किया। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीजें दे रहा हूँ वो जरूरत से ज्यादा दे रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, वो बहुत डिटेल में दे रहा हूँ आपको। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई थी? ये चीज मैंने शुरू में बोला था आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। चलो, और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। हड़प्पा की जो खोज हुई थी, हड़प्पा जो किसको किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने की थी। शॉर्ट में लिख दूं या फिर इंग्लिश में लिख देता हूँ? दयाराम साहनी ने की थी। अब सवाल आता है, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने। ये दोनों सवाल पूछा था। अब ये कह सकते हैं ना हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मोहनजोदाड़ो की 1922 में। वैसे तो सारे की जैसे चौहुंदड़ो का, कोटदीजी का, रंगपुर का, सबका खोज करने वाला अलग है, तो सबको थोड़ी याद रखना है। अब एक नाम था पिगट, इन दोनों को ना जुड़वा नगर बोला था। जुड़वा नगर, ट्विन सिटी, ठीक है। ट्विन सिटी के नाम से किसने कहा था? एक इंसान था पिगट। पिगट, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं पिगट। रुको मैं फिर से लिख लेता हूँ, लिख लेना। पिगट नाम का एक इंसान था जिसने कहा था, ठीक है, क्या कहा था पिगट ने? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक जुड़वा नगर है, ऐसा उसने कहा था। तो आप इसको नोट कर लो अपने कॉपी में अपने भाषा में। और इसकी पूरी हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। बस इन्होंने आदेश दिया कि खुदाई शुरू करो। 1921 में ऑब्वियस चीज अंग्रेजी थे इंडिया में। फिर वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट में जो मोहनजोदाड़ो है वो इंडिया में नहीं है, वो कहाँ पे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगा, पाकिस्तान के सिंध में है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो। फिर कहेगा हड़प्पा की सभ्यता किस युग में रखी गई थी? ऐसा ये चीज तो मैंने पढ़ाया था ना, वो कांस्य युग के अंदर आई थी। तो अब तो कुछ रहा नहीं गया इसके अंदर। जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे मैंने करा दिया आपको, और इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं आपके एग्जाम में। चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले बैचेस के बारे में मैंने बता दिया, बाकी मेरे पढ़ाने का कंटेंट देख ही लिया आपने किस तरीके से पढ़ाता हूँ, और समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाई चीज़ों को। तो आप आराम से हमारी बैचेस को पढ़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी पेड प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी जाएगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।